अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम होने के बाद तहरीक इंसाफ को अब इंतखाबी चैलेंज दरपेश है। मुल्क भर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और उनके पास कोई एक इंतखाबी निशान नहीं होगा। इस तरह तहरीक इंसाफ के लिए बतौर एक सियासी जमात इंतखाबी मुहिम चलाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि हर हल्के में हर उम्मीदवार के पास अलग अलग इंतखाबी निशान होगा। एक तरफ तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान से महरूम हो गई है और लेवल प्लेइंग फील्ड के बजाय प्लेइंग फील्ड ही छिन जाने का शिकवा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नून लीग ने आज से बाकायदा तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है और मरियम नवाज ने ओकाड़ा में जलसे से खिताब किया है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी भी शहर शहर जलसे कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अब मुकाबला शेर और तीर के दरमियान होगा। मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और ऐसे में तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दायर की गई अपनी दरख्वास्त ही वापस ले ली है। लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने से मुतालिक तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे रखी थी, जिस पर आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर तहरीक इंसाफ को जवाब देने का वक्त दिया था, मगर आज समाज शुरू हुई तो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस काजी फाइज से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जमहूरियत की बका के लिए हम अवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि मुझे हिदायत मिली हैं कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। आपके 13 जनवरी के फैसले से हमारी 230 से ज़ायद नशिस्तें छिन गई हैं। हम आपकी अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। 13 जनवरी की रात 11:30 बजे ऐसा फैसला सुनाया गया जिससे पीटीआई का शिराज़ा बिखर गया। पीटीआई के उम्मीदवारों में से किसी को डोंगा, किसी को गिलास दे दिया गया। हम अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? आपके पास आइन के आर्टिकल 187 के तहत इख्तियारात हैं, आप अहकामात दे सकते हैं। हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि हमारा फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे और कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस पर पूछा कि क्या आपको लगता है कि इंतखाबात शफाफ नहीं है? लतीफ़ खोसा ने कहा कि इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना हैं। हमने अदलिया के लिए खून दिया, कुर्बानियाँ दी। हमने जिस जमात से इत्तेहाद किया उसके सरबराह को ही उठा लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। इत्तेहाद करने पर भी अब हम पर मुकदमात बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। आपके फैसले से हमें पार्लिमानी सियासत से बाहर निकाल दिया गया। आपके फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे। अदालत के फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने इस मरहले पर लतीफ़ खोसा से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि अब आप हमें भी बोलने की इजाज़त दें। दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर न डालें। बार बार कहा था कि दिखा दें, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती है। बैरिस्टर गौहर के मामले पर पुलिस एहलकार मुअत्तिल हो गए। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। इलेक्शन का मामला हमने उठाया। पीटीआई की दरख्वास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और सियासी जमात पर एतराज़ है तो दरख्वास्त ले आएं। हमारे सामने इलेक्शन का मामला उठा, हमने तारीख दिलवाई। क्या आप तारीख दिलवा सके थे? कानून हम नहीं बनाते, कानून पर अमल करवाते हैं। आपको कानून पसंद नहीं तो बदल दें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने लतीफ़ खोसा से सवाल किया कि आप बता रहे थे कि आपने किसी जमात से इत्तेहाद किया है। वकील लतीफ़ खोसा का जवाब में कहना था कि मैं वही तो बता रहा हूँ कि हमें इत्तेहाद भी नहीं करने दिया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। इलेक्शन कमीशन को दूसरी जमातें नजर नहीं आती। लतीफ़ खोसा ने सवाल उठाया कि एएनपी को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस दिया, पीटीआई को क्यों नहीं दिया? चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि हमें कल पता चला है कि एएनपी के आइन के मुताबिक अभी वक्त मौजूद था। इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने अवामी नेशनल पार्टी को निशान वापस लौटाया। लतीफ़ खोसा साहब, ये दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं है। आप सीनियर वकील हैं, आप पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह कर रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर इंटा दी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार कर रही है और उसे जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार दे रही है, मगर पूरी क़ुव्वत के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान भी कर रही है। आज अडियाला जेल में इमरान खान से
मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि 3 दिन में अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत के खिलाफ साजिश कामयाब हुई है, इससे करप्शन की इब्तिदा होगी, फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर करेंगे। PTI 3 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला अपने सपोर्टेड कैंडिडेट का अपने मुतालिका निशानात के साथ एक लिस्ट इशू करेगी। सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है जिसने हमसे बल्ला ले लिया, उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए हैं और ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक साजिश कामयाब हुई है। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आखिरी है यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकाट करेंगे। हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है। 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था, इस केस को सुनना था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने। इसीलिए कुछ इसमें अदरवाइज भी फैक्चुअल ऐसी गलतियाँ हैं जो हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू में आना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तलिफ हलकों में PTI के उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात दिए गए हैं। बैरिस्टर गौहर खान को चैनक का निशान अलॉट किया गया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को व्हील चेयर, लतीफ़ खोसा को अंग्रेजी हुर्फ के का इंतखाबी निशान मिला है, जबकि शुएब शाहीन को जूता, यास्मीन राशिद को लैपटॉप, एजाज शाह को मोर, उमैर नियाजी को दरवाज़ा, आलिया हमजा को डाई, सलमान अकरम राजा को रैकेट, आमिर डोगर को क्लॉक, जैन कुरैशी को जूता और मेहरबान कुरैशी को चिमटे का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। इसके अलावा बकरी, खुस्सा, तवा, ज़बान, सब्ज़ मिर्च, फ्राई पैन, इसके अलावा जहाज़, अनार, चारपाई और हैंडपम्प समेत दीगर इंतखाबी निशानात PTI के उम्मीदवारों को दिए गए हैं। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा कामरान बगश ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करते हुए कहा है कि उनको वायलिन का इंतखाबी निशान दिया गया है, उनके मुखालिफ उम्मीदवार को बाजा दिया गया है। दोनों निशान एक जैसे नजर आ रहे हैं। कामरान बगश के मुखालिफ उम्मीदवार का नाम भी कामरान ही है, इसलिए वोटर्स को फ़र्क करने में दुश्वारी होगी। इस वक्त ये सूरत हाल है जिसका तहरीक इंसाफ को सामना है और तहरीक इंसाफ अब शिकायत भी कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गए हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के लिए हमें किसी न किसी जमात में जाना पड़ेगा। इस हवाले से और भी ऑप्शन मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। उनमें से एक जमात का ताल्लुक पंजाब से है और एक का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। तहरीक इंसाफ ने इससे पहले कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद भी एक प्लान B का ऐलान किया था और तहरीक इंसाफ के कुछ उम्मीदवारों से तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान बल्लेबाज पर भी अपने टिकट जारी कराए थे। लेकिन फिर तहरीक इंसाफ नजरियाती के सरबराह अख्तर इकबाल डार सामने आए और उन्होंने वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने हमारे जाली टिकट जमा कराए हैं। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन का भी ये बयान सामने आ गया कि एक शख्स एक वक्त में एक से ज़्यादा पार्टियों का कारकुन नहीं हो सकता है। रिटर्निंग अफसरान किसी एक पार्टी के उम्मीदवार को दूसरी जमात के इंतखाबी निशान ना दें। इसके बाद तहरीक इंसाफ का दावा सामने आया कि उसका तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ मुआहदा हुआ था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा कि PTI नजरियाती के चेयरमैन ने हमसे 7 सीटें मांगी थी, 7 सीटें देने का मुआहदा हुआ, टिकटों पर दस्तखत हुए। मुआहदे के बाद PTI नजरियाती के चेयरमैन को उठा लिया गया और TV पर लाकर उनका बयान दिलाया गया। ये दस्तखत जाली हैं, ये उनसे कहलवाया गया। जबकि आज इमरान खान ने भी अडाला जेल में समाअत के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि लंदन प्लान के तहत मुझे जेल में डाला, PTI को ख़त्म करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ हमेशा अंपायर्स को साथ मिलाकर खेलता है। परसों एक अंपायर ने नो बॉल दी है। मैं पेशगोई कर रहा हूँ कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। नवाज शरीफ के केस ख़त्म कर दिए गए। ये मुझे कहते हैं कि साइफर को सीक्रेट क्यों रखा, साइफर का ओपन ट्रायल किया जाए ताकि लोगों को हक़ाइक़ का पता चले। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तिहाद मुमकिन है, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत इत्तिहाद नहीं करेंगे। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से, जो आज की समाअत के दौरान अडियाला जेल में मौजूद थे और उनकी भी इमरान खान से बातचीत हुई है। तो बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। सब ये बताएगा कि मूड कैसा था इमरान खान साहब का? ज़ाहिर एक बहुत बड़ा फैसला आया है, कैसा मिजाज था उनका और क्या बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? शाहजेब, आज अडियाला जेल में 3 केसेस की समाअत हुई है और करीबन 9 घंटे तक जो है प्रोसीडिंग्स जो है वो जारी रही और साइफर केस जो है और जो गैर शरई निकाह का केस है, इसके अलावा तोशाखाना का केस है, इनकी प्रोसीडिंग्स आज पूरा दिन अडियाला जेल में जारी रही। आज सुबह साइफर केस की समाअत से कबल पहले शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में आए और उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। सबसे पहले उन्होंने बात की जो साइफर केस है, ये चूँकि इंटरनेशनल नौयत का केस है, लिहाजा हमारा पहले भी मुतालबा रहा है कि इसकी जो प्रोसीडिंग्स है, इसका जो ट्रायल है, ये ओपन होना चाहिए और इंटरनेशनल मीडिया की एक्सेस भी कमरा अदालत तक होनी चाहिए। उसके बाद वो गुफ्तगू करते हुए
आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते कबल मेरे बहनोई का इंतकाल हुआ और मैंने दरख्वास्त की थी कि मुझे अपने बहनोई के जनाजे में शिरकत की इजाज़त दी जाए, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है उस पर पूरी कौम ने देखा है कि पीटीआई को किस तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है और इस पर उन्होंने बाकायदा नाराज़गी का इजहार किया। के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, 2 दफ़ा आप वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और इस वक्त आपकी जमात मुश्किल में है, आप ख़ुद जेल में हैं और जो कारकुन हैं वो आपके परेशान है। किसी तरह के मुज़ाकरात सियासी कुव्वतों से या जो बाकी कुव्वतें हैं उनके साथ आप इंगेज क्यों नहीं करें अपने आप को। उस पर उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात है उसके लिए एक माहौल बनाया जाता है, लेकिन अब से थोड़े अरसे कबल मेरे पास जो पीटीआई के साबिक रुकन है आमिर कियानी, फवाद चौधरी, मौलवी महमूद, इमरान इस्माइल को भेजा गया और उनको बताया गया कि उन्होंने मुझसे कहा कि जेल में कि आप पार्टी छोड़ दें, और जब मुझे कहा गया कि पार्टी छोड़ दें उसके बाद मैं मुज़ाकरात के तो हम हामी हैं, लेकिन इसके बाद मुज़ाकरात की क्या गुंजाइश है। और इमरान खान ने इस हवाले से क्या कहा? जी, साइफ़र केस की जब जो समाअत है वो ख़त्म हुई उसके बाद इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की और उन्होंने भी नाराज़गी का इज़हार किया जो फ़ैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उस पर उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा था कि जो हमारे बल्ले का केस है उसको 5 रुकनी बेंच सुने, लेकिन 3 रुकनी जो बेंच है वो बिठाया गया और जो लंदन प्लान है उसमें 3 मकासद थे उसके। एक तो मुझे जेल में डालना था, दूसरा नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करने थे, इसके अलावा पीटीआई को ख़त्म करना था। जो बल्ले के निशान पर उनसे बात हुई कि आपके पास प्लान ए था, बी था, अब तो आपके पास कुछ नहीं है। उस पर उन्होंने कहा कि हमारा प्लान ए था कि हम बल्ले के लिए कानूनी कार्रवाई करें और पूरी तरह से इसकी जो है लड़ाई लड़ें, लेकिन उससे हमें महरूम किया गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि बल्ला नहीं तो बल्लेबाज के निशान पर हम लड़ें और हमारा वोटर भी मुतमईन हो, लेकिन उस ऑप्शन से भी हमें महरूम किया गया। अब जो भी उम्मीदवार हमारा इलेक्शन लड़ रहा है, जिस निशान पे भी लड़ रहा है, हमारा वोटरों को ये पैगाम है कि वो जो भी उम्मीदवार जिस निशान पे भी लड़ रहा है वो उसको बल्ला ही समझें। अच्छा, और ये बताएगा कि एक आम बात ये थी कि पिछली मुलाकातों में वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जब भी इलेक्शन होगा पीटीआई जीतेगी, बल्ले पे ठप्पा लगेगा। आज भी कॉन्फिडेंट थे या आज वो कॉन्फिडेंस नहीं था अब इमरान खान साहब में? नहीं, आज दोनों रहनुमा जो बानी पीटीआई और शाहमूद कुरैशी जब कमरा अदालत में आए तो वो थोड़े परेशान हमें दिखाई दिए, और जब वो गुफ्तगू भी कर रहे थे तो उसमें भी जो रूटीन में वो गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ उसमें वो रब्त नहीं था। और इस पर जो है इमरान खान से हमने सवाल किया कि अब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, आप क्या करेंगे, आप मुज़ाकरात के लिए क्यों नहीं जा रहे? पीपल्स पार्टी ने आपको अब एक ऑप्शन दिया है, बिलावल भुट्टो ने अब से थोड़ी देर पहले जो है कुछ अरसा पहले उन्होंने आपको ऑप्शन दिया था कि हम शेर के ख़िलाफ़ मुकाबला करेंगे, पीटीआई हमारे साथ आए। उस पर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता हमारा, हम जब तक मैदान में हैं हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद ही लड़ेंगे और ये देखेंगे कि इनके साथ क्या होता है और इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने सुनी। दूसरी तरफ नून लीग ने भी आज से अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। मरियम नवाज ने उकाड़ा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। हाथ में बल्ला नहीं था, तुम्हारे हाथ में डंडा था, वो डंडा अब तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया है। दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। आज हमें कहो कि मेरा इंतखाबी निशान डंडा होना चाहिए या मेरा इंतखाबी निशान पेट्रोल बम होना चाहिए, तो हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं दे दो इनको। अब मदर इन लॉ के फोन से फैसले की सहूलत मुयसर
नहीं है। तमाम दुनिया ने काजी फाइज ईसा की अदालत में लाइव देखा कि अदालत जवाब मांगती रही। इनके पास जवाब नहीं था कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली क्यों की। ऐसे लोगों को इबरत का निशान मिलता है, इंतखाबी निशान नहीं मिलता। इसके अलावा अभी उस पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट पर सारा मलबा डालना नाइंसाफी है। पीटीआई के कारकुन अदलिया की बजाय अपने अंदर देखें कि खामियां कहाँ हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन अदालत को ब्लेम करना चाहते हैं, उनके अपने अंदर देखना चाहिए कहाँ कुठाई हुआ, किससे कुठाई हुआ, जिससे अब उनका और उनका जमात का नुकसान हो रहा है। जहाँ तक अदालत का फैसला, जस्टिस फाइज ईसा साहब ने बड़े वाज़ेह किया जब से वो चीफ जस्टिस बना। ही इज़ बीन वेरी क्लियर कि वो सियासी फैसले ने कानून पे अमल दरामद करते हुए फैसले देंगे। जस्टिस फाइज ईसा एक सियासी फैसला देना चाहते थे तो वो कानून के एक तरफ रख के एक सियासी फैसला दे सकते थे, मगर वो ये रवायत तोड़ना चाह रहा था। मुस्लिम लीग अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। जो नून लीग का सियासत है अब वो जमहूरी नहीं रहा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की देरीना साथी सेनेटर हुमायूं मेमन हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया। एक ज़ाहिर चैलेंजिंग टाइम है, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है उस फैसले पर जिसके तहत आपकी जमात से बल्ले का निशान ले लिया गया, मगर आपकी जमात कह रही है हम इंतखाबात लड़ेंगे भी और इंतखाबात भी इस तरह लड़ेंगे कि अपने एक एक वोटर सपोर्टर को पैगाम भी पहुँचाएंगे। मगर अब चैलेंज ये है कि एक तो पहले वोटर सपोर्टर को ये बताना है कि आपका कैंडिडेट है कौन, फिर जब ये पता चल जाएगा तो एमएनए का अलग इंतखाबी निशान, एमपीएस का अलग इंतखाबी निशान, ये सारी कम्युनिकेशन कैसे करेगी जमात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहजेब। ये आप देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं मोबाइल फ़ोन। ये मैजिक है, इसने पाकिस्तान का दुनिया का डायनामिक्स बदल दिए हैं। एक ज़माना था कि आप और मैं स्काइप पे बात नहीं करते थे जब तक टेलीविज़न सेट पे ना हो। आज आधे से ज़्यादा काम जो होते हैं आपके, ज़्यादातर 80% ऑफ योर क्लाइंटेल जो आपके साथ बात कर रही होती है या जूम पे होती है या स्काइप पे होती है। 15 करोड़ मोबाइल फ़ोन हैं। अगर हम 15 करोड़ मोबाइल फ़ोन को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हम उनको रीच कर सकते हैं। अब इन 15 करोड़ में मैं प्रिज्यूम करता हूँ जो हमारे 12.5 करोड़ जो वोटर है वो इन 15 करोड़ में कम से कम उनमें से 10 करोड़ या 11 करोड़ तो जरूर होंगे। ठीक है, अब इनमें से ये याद रखिए, जब हम ये सारी चीजें कर लेती हैं तो वो जो इलेक्टेबल्स वाली सियासत थी वो खत्म होती जा रही है। अब आ रही है सियासत, आ रही है जो जिनके पास शऊर है, जो समझ रहे हैं, या जो कि इस वक्त ज्यादातर लोग जो है ना वो आपका शो हर एक शोज देख रहे होते हैं। तो जब हम इनको सामने रखते हैं तो हमारा ये ख्याल है कि वी कैन इजीली टच एवरी पर्सन ऑफ इट। अब आपको पता है हमारे पास आजकल के जमाने में एक इशू जब आप कहते हैं कि इलेक्टेबल्स वाली सियासत खत्म हो गई, जाहिर है उसमें ये तबसरे जरूर हो रहे थे कि पीटीआई इतनी मकबूल हो गई है कि इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं होगी, पार्टी को वोट पड़ेगा। मगर अब मसला यह है कि पार्टी के पास निशान नहीं है, तो हर एक को आप कह रहे हैं कि बताना आप बता पाएंगे, क्योंकि एक तो जो इंतखाबी निशान है वो सबको अलग अलग अलॉट हो रहे हैं कि ये इंतखाबी निशान है और ये बंदा है, क्योंकि 2-2, 3-3 रहनुमा भी खड़े हो जाएंगे कि जी हमें इमरान खान साहब ने चूज किया है, कोई कहेगा हमें इमरान खान साहब ने चूज किया है। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बताना कि ये हमारा कैंडिडेट एमपीए का है, ये एमएनए का है, ये उसका इंतखाबी निशान है। वोटर सपोर्टर को जो कि गांव देहात में भी है, जाहिर है कोई छोटी पार्टी नहीं है तहरीक इंसाफ, उन सब तक ये पैगाम रसानी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि हमारी जो टीम है वो आपको पता है कि वो बाकियों के मुकाबले में टोटली डिफरेंट है। वो सोचने वाली है, वो डिलीवर करने वाली है। हम लोगों ने, आपको पता है, वर्चुअल जो जलसे भी किए हुए हैं, 10 मिलियन के करीब लोगों ने अटेंड भी किया हुआ है। तो उसका ऑब्वियसली हमने कुछ सोचा होगा ना, हम सारे प्लान सोच रहे होंगे और हमें इस चीज़ का पता था कि जिस रुख पे सारी चीज़ें पिछले 1-1.5 साल से जा रही थी उस रुख को सामने रखते हुए हमने कुछ होमवर्क किया होगा। अब इसमें 2 चीज़ें, एक हम फैसिलिटेट करेंगे अपने वोटर्स को टू आइडेंटिफाई हु इज दी पर्सन। से अगर मैं हुमायूं एक बंदा हूं तो आप, मैं फर्ज करें मैं नेशनल असेंबली NA3 से मैं खड़ा हो रहा हूं, तो आप जब नेशनल असेंबली NA3 पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कैंडिडेट कौन है। उसमें हुमायूं भी हो सकता है, शाहजेब भी हो सकता है, फलाना भी हो सकता है, 10 बंदे हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली मेरा नाम आ जाएगा तो आपको पता होगा कि हुमायूं है। मेरा आपके पास निशान भी आ जाएगा। मेरे नीचे जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनके भी आपको
नाम और निशान आ जाएंगे। दैट इज वन वे। दूसरा है, मैं आप लोगों को जो मेरे हल्के के वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर हैं, मैं उनको अप्रोच कर सकता हूं, और ये भी सारी टेक्नोलॉजी है। जब मैं इन चीजों के साथ करूंगा तो आई विल हैव एन एक्सेस एग्जैक्टली टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, एंड दिस इज व्हाट वी। देखिए, आजकल के जमाने में ये कोई अनहोनी बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सिंपल। अब एक तीसरा स्टेज है, जाहिर है इलेक्शन की एक पूरी डायनामिक्स होते हैं कि लोगों को किस तरीके से घरों से निकालना है, फिर उनको बैलेट बक्स तक लेके जाना है। आपकी एक उम्मीद ये थी कि सिर्फ इंतखाबात हो जाए, बल्ले पे ठप्पा लग जाएगा, बल्ला भी नहीं है। तो आप ये कन्विंस्ड है कि जाहिर है अब इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं वो आपके जो उम्मीदवारान हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी कर रही हैं, एक रियासती जबर का भी आप लोगों को सामना है। तो अगर कैंपेन भी नहीं कर पा रहे होंगे, उसके बावजूद जो इलेक्शन डे के डायनामिक्स हैं, जो इलेक्शन डे की मैनेजमेंट है, वो आपकी जमात करने में कामयाब हो जाएगी और बैलेट बक्स तक ले आएगी लोगों को कि बल्ले के अलावा इस निशान पर स्टैंप कर दो। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं शायद, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप बाहर जाएं ना, जितना ये हम पे जबर कर रहे हैं ना, उतना ये हम पे एहसान भी इन्होंने कर दिया है। हम लोगों ने सख्ती खाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका हमें एक फायदा हुआ है। ये याद रखें, हर एक चीज में ना, जो इवन इन दी एशेस देयर इज ऑलवेज अ न्यू लाइफ। ठीक है, हमारे इस जबर से या इनके इस जबर से एक चीज हुई है कि हमारा जो वोटर है ना, वो इतना चार्ज हो गया कि वो कहता है आप छोड़ो, हम निकलेंगे, आपको हमारे लिए कोई गाड़ी शाड़ी नहीं भेजनी, हम खुद आएंगे। सो दैट इज वन प्लस पॉइंट। नंबर टू, इस चीज ने दूसरी बात यह है कि जो 3 स्टेजेस होती हैं, प्री पोल, ड्यूरिंग पोल एंड पोस्ट पोल। प्री पोल इन्होंने जितनी जबर और रिगिंग और जिस तरीके से हमारे फॉर्म्स लेने, हमारे कैंडिडेट्स को हवा करना, हमारे प्रपोजल सेकेंडर को करना, हम उसमें से निकलते आ रहे हैं। याद रखें कि इन्होंने हमारे 100% वो कैंडिडेट जिनको आज टिकट मिले, ये 100% डिस्क्वालीफाई हो गए थे बाय द वेरी आरओज जिनके ऊपर हमें पहली बार भी एतमाद नहीं था। लेकिन हमारी बात प्रूफ हो गई आज कि वो आरओज बायस थे, और हम जुडिशरी का इसलिए कर रहे थे कि जुडिशरी एज अ होल नहीं हो सकती, उसमें चंद लोग हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो एज अ होल इन्फ्लुएंस हो जाती है। इस वजह से हमें उन पे नहीं था। अब दूसरा होगा तो हम उस स्टेज से निकल गए हैं। अब दूसरे स्टेज हो गए जो पोलिंग डे पे होगा। पोलिंग डे पे अगेन हमारा ये ख्याल है हम लोगों को निकाल लेंगे, हमारा ये ख्याल है वो सारे ठप्पे लगा लेंगे, हमारा ये ख्याल है कि 70-80% लोग निकलेंगे। तो जो एस्टैब्लिशमेंट है या जो लोग रिगिंग करते हैं उनके पास वो मार्जिन ही नहीं रहेगा कि जिसमें वो मैनिपुलेट कर सकें। ये हमारी सोच है, ये हमारा ख्याल है। अब ये एक ये वो स्टेज है जिसका पर आपको यकीन है कि यहां तक हो जाएगा और हमारे नुमाइंदे हम इलेक्ट करा लेंगे। फिर उसके बाद एक अगली स्टेज है, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, अगर ये जीत गए जैसा कि आप कह रहे हैं आपका प्लान है, अगर उस पर 100% अमल भी हो जाता है तो उसके बाद ये उसी पार्टी को ज्वाइन करें जो आपकी जमात कहेगी, फिर वो पार्टी आप लोगों के साथ कमिटेड रहे। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। इन आज़ाद उम्मीदवार जब ये जीतेंगे, इन्हें बहुत सारी जमातें अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगी। ज़ाहिर है उसमें वजारतों का लालच, हुकूमत में आने का लालच, ये अपनी जगह होगा। अगर आप किसी जमात में इनको ज्वाइन करने का कहेंगे, अगर ये उसे कर भी लेते हैं तो वो जमात आपकी उस तरीके से कैसे सुनेगी? तो आगे मुश्किलात ही का एक सिलसिला है या आपको लग रहा है कोई आसानियों का सिलसिला है? मुश्किलें तो आएंगी और मुश्किलों को दूर भी करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं सवाल पूछता हूं, हम किसी पार्टी को क्यों ज्वाइन करें? जब मैक्सिमम नंबर हमारे होंगे तो मैक्सिमम हमने पॉलिटिकल एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, हम जिसको मर्जी नॉमिनेट करते हैं, एक आजाद बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये जो इलेक्शंस है ना, ये वो आजाद सोच वाले और महकूम सोच वाले लोग आपस में आ रहे हैं। अब ये पहली बार होगा पाकिस्तान में कि आजाद गवर्नमेंट बनेगी, आजाद लोगों की गवर्नमेंट बनेगी। ये आजाद लोग कौन है? ये असल में तो है तहरीक इंसाफ वाले, इनकी गवर्नमेंट बनेगी। रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि 2 जमातों का हम सोच रहे हैं। एक ज़ाहिर पहले पीटीआई नजरियाती का एक हफ्ते को फैसला किया गया, मगर वो नजरियाती वाले साहब पहले ही आ गए कि जी मेरे साथ हुआ नहीं है। हालांकि आपकी पार्टी ने कहा कि, और डॉक्यूमेंट्स भी आप सामने लेके आए कि इनके साथ हमारा मुआहदा हुआ था। अब वो कह रहे हैं एक खैबर पख्तूनख्वा, एक पंजाब में कोई 2 जमातें हैं जिनके बारे में कंसिडर किया जा रहा है कि उनमें हमारे लोग जाएं, ताकि जो एक मखसूस नशिस्तें होती हैं वो सिर्फ उस सूरत में मिल सकेंगी कि जब एक सिंबल वाली पार्टी होगी। तो सिंबल वाली पार्टी को अगर आपके आजाद ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद ही मखसूस नशिस्तें खवातीन की, मिनॉरिटीज की दीगर आपको मिल पाएंगी। देखिए, मैं आपको बात बताता हूं, मैं समझता हूं इट वाज ये नजरियाती जो उन लोगों ने जो बयान दिया ना डार साहब ने, मैं समझता हूं ही हैज लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी था कि वो छा जाते, लेकिन उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी लूज कर दिया है।
वो अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, उन्होंने 10, 15, 20 बंदे खड़े किए होंगे, उनमें से एक भी नहीं जीतेगा, बल्कि उनमें से किसी को कोई मेरे ख्याल में 5,000 को भी क्रॉस नहीं करेगा वोट में। तो ही हैड एन अपॉर्चुनिटी कि वो भी जीत जाता, अपने 10 बंदों को भी जीत जाता था और हमारे साथ रह जाता, तो बहुत अच्छी इज्जत रह जाती। लेकिन वो तो इज्जो मंतशाओ वाली बात होती है, खैर उसको छोड़ दे। अब दूसरी बात यह कि बिल्कुल उन तकरीबन 260 या 225 सीटों के लिए जो कि मखसूस सीटें, उसके लिए हमें कोई ना कोई प्लान करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि वो स्टेज जब आएगा हम उसके लिए भी कर लेंगे। लेकिन मेरा पर्सनल एक जाविया ये है, मैं समझता हूं कि अगर हमें वो मखसूस सीटें ना भी मिले ना, गवर्नमेंट हम बना लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली सेंटर में, केपी में और पंजाब में, सिंध में और बलोचिस्तान में शायद हम डेंट डाल दें। वैसे यानी उमर साहब, आप अभी भी जमात ये नहीं सोच रही है कि इलेक्शन शायद अब हमारा नहीं है, ये शायद अब इलेक्शन नून लीग का है, मगर पोस्ट इलेक्शन अब हमें अपनी हिकमत अमली बनानी चाहिए कि हमें गेम में कैसे वापस आना है, मामलात कैसे बेहतर करने हैं। अभी भी जमात यही सोच रही है कि नहीं, इलेक्शन हमारा ही है, हमने ही जीतना है, बल्ला चला गया उसके बावजूद भी? मैं ये समझता हूं कि अगर ये हिस्ट्री देखें तो हर वो शख्स जो इमरान खान से अलग हुआ है वो हिस्ट्री से हटता गया, पॉलिटिकल हिस्ट्री से गायब होता गया है। हर वो शख्स जो इमरान खान से जुड़ता गया है, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत देना शुरू कर दी, पॉलिटिकल इज्जत देनी शुरू कर दी है। ठीक है, अब यहां पे ये बड़े बेवकूफ लोग होंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के किसी और के साथ मिलने की कोशिश करे। क्यों? मेजॉरिटी हमारी होगी, हाँ उस वक्त हम वे करके देख सकेंगे कि क्या करे क्या ना करे। ये हमारे जो सीनियर्स हैं, पॉलिटिकल पंडित्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि वो कहते हैं लेट्स क्रॉस द ब्रिजेस एज दे कम। जी बहुत शुक्रिया, सब हमारे साथ मौजूद थे। पीटीआई अभी भी कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है, मगर क्या ग्राउंड रियलिटी भी वही है? आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। मामला किस तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ सीनियर साहब तज़ाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। शामी साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है जो कुछ हुआ उसके बावजूद तहरीक इंसाफ इस एतमाद का इजहार कर रही है कि हमारे आज़ाद उम्मीदवार भी जीतेंगे, हमारी सोशल मीडिया कैंपेन बड़ी तेज़ है, मैसेज कम्युनिकेशन हमारी बहुत अच्छी है और हम आज़ाद उम्मीदवारों के ज़रिए भी जीतेंगे, फिर पार्लियामेंट में आएंगे और मखसूस नशिस्तों के लिए किसी एक जमात से अलायंस करेंगे कि हमारे आज़ाद उम्मीदवार उन्हें ज्वाइन कर लें और हमें मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएँ और इतनी आसानी से किसी और को हुकूमत नहीं बनाने देंगे। आपको लगता है कि अब काफ़ी डैमेज हो चुका है या बाकी यहां से भी तरीके से आप कुछ कर सकती है? देखिए, डैमेज तो बहुत हो चुका है और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में बददिली भी बहुत है और जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे से जो एक यानी पजमुर्दगी तारी हुई थी, अब बल्ला छिन जाने से वो नुक्ता अरूज पे पहुंच गई है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवा, और अब पीटीआई की लीडरशिप जो इस वक्त है उसका इम्तिहान है। अदालत में तो वो अपना मुकदमा ठीक तरीके से नहीं लड़ सकी, लेकिन अगर अवाम की अदालत में वो अपने आप को दुरुस्त तरीके से पेश कर सकती है और अपना हौसला जो है वो उसको बढ़ा सकती है, उसको बुलंद रख सकती है, तो एक अच्छी बात है। इसका खैर मकदम होना चाहिए और उनको चाहिए कि पूरे जोश व खरोश के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएं और जो भी मुश्किलात हैं उनको अबूर करें। तो ये तो मेरा ख्याल है एक अच्छी रवायत होगी और हमारा जमहूरी अमल जो है इससे मुस्तहकम होगा। मगर शायद अमली तौर पर मुमकिन कितना है? अब ज़ाहिर आज़ाद लड़ रहे होंगे उम्मीदवार, अब वो आज़ाद लड़ें, आज़ाद लड़ने के बाद एक कैंपेन भी उसी तरीके से चला सकें, चला ली, जीत गए, पार्लियामेंट में आए तो किसी और पार्टी को ज्वाइन ना करें, पार्टी की बात भी माने, ये सब आपके ख्याल में मुमकिन हो पाएगा या 2024 में अब जो अगले महीने इलेक्शन होने जा रहा है उसमें बहुत मुश्किल है तहरीक इंसाफ के लिए सारी मामले को मैनेज करना? पाकिस्तान की तारीख में 12 ऐसा हुआ है, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने रास्ते की रुकावटें दूर की हैं, सब्र से, तहम्मुल से, हिकमत से, दानाई से उन रुकावटों को अबूर किया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जो हैं वो हमारे सामने हैं, उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो भी हम जानते हैं। लेकिन बहरहाल वो सिस्टम के अंदर रहते हुए अपना रास्ता बनाने में कामयाब हुई। नुकसान तो उनका भी हुआ लेकिन बिलाखिर आगे बढ़ गई। इसी तरह पीटीआई जो है अगर अपनी गलतियों का इदराक करती है और अपनी हिकमत अमली को दुरुस्त करती है और अपनी ताकत सही जगह इस्तेमाल करती है तो एक अपना रास्ता बना सकती है। जैसा मगर इसमें
ये बड़ी अहम बात है। अब मगर इमरान खान साहब ने आज भी जब सहाफ़ियों से बात की है तो लंदन प्लान का जिक्र किया। ज़ाहिर है उनका अभी भी एक जो वो तनकीद कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि एक रास्ता वो निकाल सकते हैं? ये इमरान खान साहब को अगर ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त उस रास्ते की गुंजाइश है नहीं, जिस किस्म की फील्ड मेरे खिलाफ सेट की गई है, तो वो सही नज़र आ रहा है कि अभी कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही रास्ता निकलेगा, इसलिए बेहतर है कि मैं अपना अटैकिंग मोड ही जारी रखूँ। देखिए, ये रास्ता फौरी तौर पर तो शायद कुशादा ना हो सके, लेकिन अगर वो अपनी ताकत जो है उसको बरकरार रखने में कामयाब होते हैं तो खा वो जेल के अंदर हो खा जेल से बाहर हो, तो रास्ता तो बहरहाल फिर निकल ही आएगा ना। आप देखें, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहली भी हुई, जेल में भी गए और फिर उन्होंने टक्कर भी ली और बाजवा साहब पर तनकीद भी की, उनको निशाना भी बनाया, लेकिन बिलाखिर फिर रास्ता निकल आया और आज वो उस मुकाम पर है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले। तो इमरान खान जो हैं अगर अपनी एनर्जी ज़ाया करेंगे और वो एक बेकार की मशकों में, तो फिर तो बात मुख्तलिफ होगी, लेकिन अगर वो उसको संभालेंगे और आगे सब्र के साथ आगे बढ़ेंगे तो यानी 1 साल 2 साल 3 साल ये कोई मुद्दत कोई ज़्यादा नहीं होती, मगर हथेली पे सरसों नहीं जमाई जा सकेगी, ये बात समझ लेनी चाहिए। और इस सिनेरियो में नून लीग का जो कॉन्फिडेंस है, अब तो पहले तो कहीं ना कहीं ऑफ द रिकॉर्ड नून लीग ये कहती नजर आती थी कि जो हालात जा रहे हैं, बल्ला भी फील्ड में होगा, हुकूमत हम बना लेंगे, मगर एक मखलूत हुकूमत बनाएंगे, शायद पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ होगी। मगर अचानक ही कॉन्फिडेंस इस बात का आ गया है कि जी अब हमारे जलसे भी बड़े जो मरियम नवाज ने किया वो अच्छा था और हम सिंपल मेजॉरिटी से हुकूमत बना लेंगे। पंजाब में 110 सीटों की बातें नून लीग करने लगी है। आपके ख्याल में खाम ख्याली है या आपको वजन नजर आता है इस सिनेरियो में? देखिए, हुकूमत बनानी भी है और उसे चलाना भी है, सिर्फ बनाना काफी नहीं है। तो हुकूमत बनाने में अगर वो अकेले भी कामयाब हो जाते हैं तो हुकूमत चलाने में उनको दूसरों का ताउन मतलूब होगा। तो मेरा ख्याल ये बेहतर होगा कि वो मुफाहमत का रास्ता ही इख्तियार करें और लोगों से, दूसरी सियासी जमातों से खामखा ना उलझे। तो लेकिन उनको नफ्सियाती फायदा तो हुआ है, उनकी ताकत में इजाफा भी हुआ है। एक आप देखिए, गैलप का सर्वे भी ये बता रहा है कि उनकी मकबूलियत बढ़ी है और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे जा रहे हैं। और एक मैसेज जो है वो मनफी मैसेज तो गया है पीटीआई के वोटर्स के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी, मगर मुस्लिम लीग नून को सहज पके सो मीठा हो। अगर जल्दी से को हड़प करने की कोशिश होगी तो उसमें गरम गरम खाना जो है बाज़ औक़ात मुंह को जला भी देता है। अच्छा, मगर नून लीग ने देर तो की है, अब तो असल में वो फील्ड में रिंग में ही उस वक्त आए हैं जब दूसरे बॉक्सर को निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। उस वक्त बॉक्सिंग करने के लिए आए, वरना तो कैंपेन ही करने को नहीं तैयार हो रहे थे। ना मरियम नवाज साहबा बाहर निकल रही थी, ना नवाज शरीफ साहब बाहर निकल रहे थे। आप ख्याल में उसके बावजूद भी एक मौका है उनके लिए कि एक सिंपल मेजॉरिटी वाली हुकूमत बना सकें? देखिए, वो बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसकी वजह भी थी क्योंकि वो पार्टी के टिकटों की तकसीम में मसरूफ थे, दूसरी जमातों से मामलात कर रहे थे। अब वो मैदान में आए हैं और अभी तो उनका इंतखाबी मंशूर भी नहीं आया, लेकिन बहरहाल मुहिम शुरू हो चुकी है। तो मेरा ख्याल उनके लिए आसानियां तो पैदा हुई हैं, लेकिन आसानियां जो है उनको ये समझना चाहिए कि एक वसी तर मुफाहमत की ज़रूरत है। और अब हरीफ जो हैं वो उनके साथ मत्था लगाने से बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान की जो मुश्किलात है वो कोई कम नहीं हुई। पाकिस्तानी मईशत जो है, जो उसकी हालत है वो आपके सामने है। पाकिस्तानी समाज जो है उसको आप देख लीजिए, मसाइल देख लीजिए, आबादी जो बढ़ती हुई देख लीजिए, और जो सारे अदारे हमारे हैं उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। और यानी बहुत कुछ करना है और आगे पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जान लड़ानी पड़ेगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो आए, उसने देखा और फतह कर लिया। हर चीज़ उनके कदमों में नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल है एक खुश सलूबी के साथ मामलात करने के लिए खुश इक़दामी की ज़रूरत होगी, खुश कलामी की ज़रूरत होगी और खुश गुफ्तारी की ज़रूरत होगी। तो मेरा ख्याल है उसके नतीजे में ही हम अपनी ताकत मुश्तमे कर सकेंगे और उसको आगे बढ़ा सकेंगे। बहुत शुक्रिया शामिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को एक और केस का सामना था, क्या मामला था हुए उसमें बात करेंगे।
इलेक्शन में 1 महीने से भी कम वक्त बाकी रह गया है और इस कम वक्त में भी बानी पीटीआई इमरान खान को इस वक्त 5 अहम केसेस का सामना है, जिसमें से 3 केसेस यानी गैर शरई निकाह का केस, साइफर केस और तोशाखाना केस की आज अडियाला जेल में समाअत हुई है। आज साइफर केस की समाअत में 4 और तोशाखाना केस में मजीद 3 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए, जिसके बाद इन दोनों केसेस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब आज गैर शरई निकाह केस की भी समाअत हुई। इस केस में एक बार फिर आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। आज बुशरा बीबी के वकला ने अदालत से बुशरा बीबी की बीमारी की वजह से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की, जिसकी प्रोसिक्यूशन की ने मुखालफत की, जिसके बाद बुशरा बीबी के वकला ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स फ़ोन पर मंगवा कर अदालत के सामने पेश की और अदालत को तहरीरी जमानत जमा करवाई, जिसके बाद इस केस की समाअत भी कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लेकिन आज इसी केस के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त हुई है। आज साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अपने वकील सलमान अकरम राजा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर शरई निकाह केस की कार्रवाई कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त के मुताबिक साबिक शौहर खावर बानिका ने मज़मूम मकासिद के लिए बदनीयती के तहत शिकायत दर्ज कराई और झूठे और मन घड़त दस्तावेजात की बुनियाद पर इद्दत में निकाह का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। दरख्वास्त के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के साबिक शौहर खावर बानिका ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि उन्होंने 14 नवंबर 2017 को उन्हें 3 दफ़ा तहरीरी तलाक दी। इस बयान की सच्चाई की तस्दीक होना बाकी है कि ये तहरीरी तलाक 14 नवंबर 2017 को दी भी गई थी या नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ज़बानी तलाक अप्रैल 2017 को दी गई थी और इसके बाद मुनासिब वक्त गुजर गया था। बुशरा बीबी की दरख्वास्त के मुताबिक बगैर किसी तासुब के दरख्वास्त गुजार आइन के आर्टिकल 14 के तहत अपना राजदारी का हक रखती हैं और यहाँ जस्टिस मौलाना तकी उस्मानी के एक और केस में दिए गए फैसले का सहारा लेती हैं, जिसमें मौलाना तकी उस्मानी ने इद्दत के लिए 39 दिनों को मुनासिब वक्त करार दिया था। दरख्वास्त के मुताबिक बुशरा बीबी ने अपने शौहर से तलाक के बाद इद्दत की शर्त को पूरा किया, जिसके बाद इमरान खान को 1 जनवरी 2018 को निकाह से पहले आगाह किया था कि उनके निकाह में कोई रुकावट नहीं है। इमरान खान ने 1 जनवरी 2018 को तमाम शरई तकाज़े पूरे होने और मुतल्लिका हक़ाइक़ जानने के बाद बुशरा बीबी के साथ निकाह किया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह लाहौर में हुआ, इसलिए वो इस अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। एडिशनल सेशन जज ईस्ट का 11 जनवरी का हुक्म कलअदम करार दिया जाए और इद्दत के दौरान निकाह के केस को खारिज करने का हुक्म दिया जाए, जबकि इस दरख्वास्त पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की और समाअत के दौरान बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि यह केस 25 नवंबर 2023 को दायर किया गया। इस केस में इल्ज़ाम है कि फ्रॉड से शादी की गई। इल्ज़ाम है कि 1 जनवरी 2018 को निकाह इद्दत के दौरान किया। कंप्लेनेंट के मुताबिक उसने 14 नवंबर 2017 को तलाक दी थी। हमारा मौक़िफ़ है कि तलाक इससे पहले अप्रैल 2017 में हो चुकी थी। कंप्लेनेंट की बात मान लें तब भी इद्दत की मुद्दत 39 दिन में मुकम्मल होने का फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का शरीयत एपलेट बेंच ये फैसला दे चुका है। अगर कंप्लेनेंट का मौक़िफ़ ही मान लिया जाए तब भी ये मुद्दत पूरी हो चुकी है। इद्दत में निकाह का सवाल ही नहीं उठता। अदालत से इस्तदा है कि ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दे, कम से कम ट्रायल कोर्ट को फर्द जुर्म आयद करने से रोक दिया जाए। अगर अदालत ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया तो आज फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि 3:30 बजने वाले हैं, अदालती कार्रवाई तो हो चुकी होगी। तो इस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि हमारे लिए जेल में शाम 7 बजे तक भी समाअत होती है। इस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि पहले दूसरी पार्टी को सुन लें, उन्हें नोटिस कर देते हैं। इसके बाद अदालत ने इस केस में कंप्लेनेंट खावर बानिका को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आज की समाअत के बाद अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए बुशरा बीबी के इस केस में वकील और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना तकी उस्मानी के सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट कोर्ट में दिए गए फैसले की रोशनी में इद्दत के दौरान निकाह का मुकदमा बन ही नहीं सकता। अदालत के सामने इद्दत वाले मामले में हमने कानून रखा कि शरीयत एपलेट बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उसका तकी उस्मानी साहब का लिखा हुआ फैसला है कि अगर 39 दिन गुजर जाए तो उसके बाद इद्दत का जो अरसा है वो पूरा समझा जाएगा। अगर औरत आके कहती है कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी, यहाँ पे खावर बानिका साहब कहते हैं तलाक उन्होंने 14 नवंबर को दी, जबकि निकाह जो है वो 1 जनवरी को हुआ, जो कि 48 दिन के बाद था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रूह से कोई मुकदमा बन ही नहीं सकता, कोई एतराज़ नहीं हो सकता 1 जनवरी वाले निकाह के हवाले से। ये मुकदमा तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।